हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें DECE 1 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्न जो है उनके आंसर मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा और आप लोगों को इसमें जो प्रश्न करने हैं, टोटल 5 प्रश्न करने हैं। और इसमें लिखा गया है कि जो पहला प्रश्न है वो कंपलसरी है आपको करना। बाकी बाकी के क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कोई भी 4 कर सकते हैं, तो 4 वो अटेम्प्ट करने हैं और एक पहला कंपलसरी रहेगा। टोटल 7 प्रश्न है और आपको कोई भी 5 प्रश्न करने हैं। तो ये प्रश्न सारे देख लीजिए और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहले जो 2 प्रश्न हैं इनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी जो प्रश्न बचे हुए प्रश्न, इनके आंसर मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूंगी। प्रिपेयर होते रहेंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है। इसमें क्या बड़ा प्रश्न भी होता है सीधा, जैसे 10 नंबर का है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी दे देते हैं कि 2 4 नंबर के, इस तरह से भी दे देते हैं। ये सारे 10 नंबर का है। जैसे अब इसमें एक खेल क्रिया आयोजित करनी है तो 4 नंबर की हो गई। इस तरह से 7वां प्रश्न है, इसमें से 2 का वर्णन करना है, कोई भी 2 का 10 नंबर का है और उसमें टोटल 4 दिए गए हैं। प्रश्न है पहले का कै। आप किसी शाला पूर्व केंद्र में पर्यवेक्षक हैं। शाला पूर्व शिक्षिका द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई क्रियाओं की साप्ताहिक अनुसूची उचित है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय आप किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। यानी कि आप अगर किसी भी जो आपका प्ले स्कूल है उसमें आप वहाँ पे सुपरवाइज़र है और वहाँ पे टीचर ने बनाया है कि भाई एक अनुसूची बनाई है कि मैं पूरे हफ्ते में बच्चों को ये क्रियाएं करवाऊंगी, तो उस जो अनुसूची उसने बनाई है उसका मूल्यांकन जब आप करेंगे तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे वो हमें इस आंसर में लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे पर्यवेक्षक के रूप में हमारा जो काम होता है वो केंद्र के मूल्यांकन का होता है। यानी केंद्र का मूल्यांकन हमें करना होता है। हम अगर सुपरवाइज़र हैं तो वहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि वहाँ पे जगह कितनी है, वहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कितने साधन उपलब्ध हैं। साथ ही हमें वहाँ पे शिक्षक है वो योग्य है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। और साथ ही शिक्षकों द्वारा बनाई हुई जो साप्ताहिक या फिर दैनिक अनुसूची है उसका मूल्यांकन भी हमें करना होता है। तो यहाँ पे हमें अनुसूची का मूल्यांकन करते समय जो बात ध्यान में रखनी है वो इसमें हमें लिखेंगे। हम केंद्र का मूल्यांकन करते समय हमें शिक्षिका द्वारा बनाई गई साप्ताहिक या फिर दैनिक अनुसूची की जांच व मूल्यांकन भी करना होता है। शिक्षिका द्वारा बनाई गई अनुसूची उचित है अथवा नहीं, इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। यानी हम ये बातें ध्यान में रखेंगे, जैसे खेल क्रियाएं किस प्रकार की, यानी जो टीचर ने जो बच्चों के खेलने के लिए क्रियाएं आयोजित करेगी वो किस तरह की हैं, यानी वो बच्चों की आयु के उपयुक्त, रोचक एवं आनंददायक हैं अथवा नहीं है, या फिर साथ ही वे बच्चों की कल्पना शक्ति तथा फैंटेसी को प्रोत्साहित करती हैं अथवा नहीं करती हैं, और बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं अथवा नहीं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही जब अगर दैनिक अनुसूची बनाएगी टीचर तो क्या जो दिन भर के लिए क्रियाएं हैं आयोजित की हैं उनमें विविधता है, और अगर विविधता है तो क्या विविधता है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। क्या दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक निर्धारित लक्ष्य बच्चों के लिए उपयुक्त है, यानी बच्चों के लिए जो लक्ष्य है कि बच्चों का विकास है अल्पकालिक या फिर दीर्घकालिक, वो इससे होगा या नहीं होगा। शिक्षिका द्वारा निर्धारित किए गए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक लक्ष्यों का मूल्यांकन सत्र के प्रारंभ में ही किया जाना चाहिए। दैनिक एवं साप्ताहिक अनुसूचियों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। कई शाला पूर्व केंद्रों में यह प्रचलित है कि जो कार्यकर्ता है, शिक्षिका है, वह पूरे सप्ताह की अनुसूची बना लेती है और जो फिर उसके बाद सुपरवाइजर है वो उस सूची यानी पाठ्यचर्या की जांच करते हैं कि वह उपयुक्त है अथवा नहीं है। एक पर्यवेक्षक के रूप में हम शिक्षिका द्वारा बनाई गई साप्ताहिक अनुसूची का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। अब पाठ्यचर्या का जो मूल्यांकन करेंगे हम, यानी जो अनुसूची बनाई है उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ
बातों का ध्यान में रखना है और उसका मूल्यांकन करने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो हाँ के सामने निशान लगाएंगे, और वो चीज़ें केंद्र में हमें होती नहीं दिख रही हैं तो हम ना के सामने सही का निशान लगाएंगे। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है, चेक करनी है कि यह एक व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे जो कर रहे हैं उससे वे प्रसन्न हैं और उसे पसंद करते हैं तथा उसके प्रति उत्साहित भी हैं। कार्यक्रम विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, अर्थात यह बच्चों का पूर्ण रूप से विकास करता है। खेल क्रियाएं बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप हैं। क्रियाएं रोचक एवं चुनौतीपूर्ण हैं। सामान्य रूप से बच्चे क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, बैठे तो नहीं रहते हैं। खेल क्रिया जो वहाँ पे आयोजित कर रही है उनमें विविधता है। क्रियाएं बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देती हैं। जो क्रियाएं आयोजित करेंगी वो उसमें इस प्रकार की हैं कि वे बच्चों को प्रयोग तथा अन्वेषण करने के एवं प्रश्न पूछने के अवसर देती हैं। बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाता है, हाँ या ना वो लिखना है। बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिदिन कुछ भीतरी तथा कुछ बाहरी खेल क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतिदिन संरचित तथा मुक्त खेल क्रियाओं में सामंजस्य रखा जाता है। ऊर्जस्वी एवं शांत क्रियाओं में सामंजस्य है। सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के खेलों के अवसर दिए जाते हैं। एक क्रिया समाप्त करने पर दूसरी क्रिया व्यवस्थित ढंग से शुरू की जाती है। क्रिया के चयन में शिक्षक लड़के अथवा लड़कियों में भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में लड़के तथा लड़कियों को समान रूप से सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित है, अर्थात वह बच्चों की आवश्यकता तथा उनकी रुचियों पर आधारित है। अभी पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है कि कुछ खेल क्रियाएं दी गई हैं, उन खेल क्रियाओं से बच्चे का कौन से क्षेत्र का विकास होता है, किस क्षेत्र में बच्चे का विकास होता है वो बताना है। जैसे उदाहरण के लिए क्रिया दी गई है कि बाधाओं के ऊपर से लांघना, इससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। तो हमें बताना है बाल कविताएं गाना, इससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, इससे बच्चे का भाषाई विकास होगा। तार में मोती पिरोना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। मित्रों के साथ खेलना सामाजिक विकास। समान रंगों के कार्डों को मिलाना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ड्राइंग बनाने से भी बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का क्या है, नवजात असहाय होता है और जन्म के बाद नए परिवेश में समायोजन करने की योग्यता उसमें नहीं होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको इसमें लिखना है कि नवजात जो होता है ना वो असहाय होता है और जन्म के बाद नए परिवेश में समायोजन करने की योग्यता उसमें नहीं होती। ये कथन असत्य है, यानी हम इस कथन को सत्य नहीं मानते, क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं ये बात कि जो बच्चा होता है, बच्चे में जन्म से ही बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तो उन योग्यताओं के साथ वो पैदा होता है ताकि वो अपने उस परिवेश में या वातावरण में अपना जीवन यानी जीवित रहने के लिए वो संघर्ष कर सके। यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि नए परिवेश में समायोजन के लिए एक नवजात अनेक सुविकसित संवेदात्मक एवं क्रियात्मक योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। अतः हम इस कथन से असहमत हैं। उदाहरण के लिए हम नवजात की इन योग्यताओं को देख सकते हैं, यानी नवजात में बहुत सारी योग्यताएं होती हैं जो जन्म के समय से विद्यमान रहती है। पहली है क्रियात्मक योग्यताएं, दूसरी होती है संवेदी योग्यताएं। पहले हम क्रियात्मक योग्यताएं देखेंगे। क्रियात्मक योग्यताएं, बच्चों की जो क्रियात्मक योग्यताएं होती है कि नवजात शिशु पीठ या पेट के बल लिटाए जाने पर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। जब उन्हें पेट के बल लिटाया जाता है तो वे थोड़ी देर के लिए अपना सिर भी उठा सकते हैं और पीठ के बल लेटे हुए वे अपनी बाहों और पैरों को चुस्ती के साथ हिलाते हैं। जन्मोपरांत शिशु द्वारा कुछ सहज प्रतिक्रियाएं भी दर्शाई जाती हैं जो कि किसी खास घटना या प्रेरक के उत्तर में अपने आप होने वाली शारीरिक
गतिविधियां होती हैं जो कि क्या अनैच्छिक होती हैं, कि वो शारीरिक गतिविधियां अपने आप होती हैं। शिशु चाहता नहीं है कि मैं ये करूं, लेकिन वो अपने आप हो जाती हैं। ये उसके अंदर बच्चे में क्रियात्मक योग्यता होती है। जैसे अगर हम नवजात शिशु के मुंह के कोने को छुएं या सहलाएं तो उनका सिर उसी दिशा में मुड़ जाता है जहां हमने छुआ है। फिर वे जीभ निकालकर उस चीज को मुंह में लेकर चूसने की कोशिश करते हैं। इस सहज क्रिया को रूटिंग सहज प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, जो नवजात शिशु के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी क्रिया से वे स्तन व बोतल को मुंह में लेकर दूध पीना सीखते हैं। दूसरी सहज प्रतिक्रिया आहार अंतर्ग्रहण से जुड़ी है, जिसमें बच्चे चूसने की सहज प्रतिक्रिया करते हैं। उनके मुंह में कोई भी चीज अगर हम देंगे तो वे उसे चूसने लग जाते हैं। यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे बच्चों में लुप्त हो जाती है। कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है जो थोड़े समय के लिए होती है, जैसे लुप्त हो जाती है, और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है बच्चे के जो जन्म के समय ही उनमें होती हैं, वो जीवन भर चलती हैं। जैसे बच्चा किसी भी चीज को जैसे मुंह में ले लेता है तो वो बच्चे की धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। लेकिन कई प्रतिक्रियाएं, जैसे कि अगर आंख के सामने कोई भी चीज आ जाए अचानक से तो आंखें झपका देते हैं, गर्म चीज टच हो जाए तो हाथ हटा लेते हैं। तो ये चीज क्या है, बच्चे के जन्म से विद्यमान रहती हैं और हमेशा उसके साथ रहती हैं। इसके अलावा नवजात की संवेगी योग्यताएं भी हैं। नवजात की संवेगी या संवेदी योग्यताओं का आशय है बच्चे में जो संवेदनाएं होते हैं उससे संबंधित विशेषताएं या फिर योग्यताएं। ये योग्यताएं बच्चों को भावी विकास में योगदान देती हैं। जैसे आंख, कान या अन्य ज्ञानेंद्रियों की योग्यताएं। ये प्रमुख संवेदी योग्यताएं निम्नलिखित हैं। जैसे दृष्टि संवेदना, पहली योग्यता है दृष्टि से संबंधित। दृष्टि संवेदना बच्चों में होती है। यह संवेगी योग्यता शिशु में जन्म के तुरंत बाद से ही विद्यमान रहती है। बच्चा यानी जो नवजात होता है वो अंधकार व प्रकाश में अंतर कर सकता है। अंधकार में शिशु के बेचैन रहने लग जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है तो। एवं जो सामान्य रोशनी है उसमें बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, परंतु तेज एकदम प्रकाश होता है तो उसमें बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है, झपका के बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में इस चीज के लिए अनुकूल क्षमता नहीं होती है तेज प्रकाश को सहने की। नेक्स्ट है स्वर्ण संवेदना, यानी सुनने से संबंधित बच्चे में योग्यता। वैसे तो जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय से ही नवजात में ये सुनने की जो संवेदना, स्वर्ण संवेदना, इसके स्पष्ट हम नहीं मिले हैं प्रमाण, परंतु माना जाता है कि 7 से 8 दिन के बाद शिशु ध्वनि के प्रति संवेग यानी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। नेक्स्ट है स्वाद संवेदना। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु स्वाद के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। जैसे अगर शिशु के मुंह में मीठा डालेंगे तो उसे चूसने लग जाते हैं, नमक मुंह में डालेंगे तो नमक को उड़ेल देते हैं, अगर कड़वी वस्तु मुंह में डालेंगे तो रोने और चिल्लाने भी लग सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है घ्राण संवेदना। घ्राण का मतलब होता है सूंघने से संबंधित। घ्राण संवेदना के बारे में कोई एक राय नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु गंध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, यह उनमें धीरे धीरे विकसित होती है। नेक्स्ट है स्पर्श संवेदना। स्पर्श संवेदना यह संवेगी योग्यता शिशु में जन्म से ही विद्यमान रहती है। जब शिशु को हल्के गर्म पानी से नहलाया जाता है तो उसे उसमें आनंद आता है, और ठंडा पानी बच्चे के ऊपर डालेंगे तो बच्चे रोने लग जाते हैं। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एक नवजात असहाय नहीं होता है, क्योंकि उसमें नए वातावरण में या नए परिवेश में समायोजन करने के लिए अनेक संवेगी या संवेदी तथा क्रियात्मक योग्यताएं जन्म के समय से ही विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे का ख कि शाला पूर्व बच्चे के संदर्भ में अहम केंद्रिकता एवं संरक्षण शब्दों को उदाहरण देते हुए समझाइए। अहम केंद्रिकता क्या है और संरक्षण क्या है शाला पूर्व बच्चों में। पहले हम देखेंगे अहम केंद्रिकता। अहम केंद्रिकता का आशय है अपनी योग्यताओं को दूसरे के नजरिए से देख पाना। बच्चों में इस योग्यता का अध्ययन पियाजे द्वारा किया गया था। पियाजे के अनुसार अगर हम दूसरों के नजरिए को नहीं समझ सकते तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि दूसरे क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि शाला पूर्व बच्चे सभी चीज़ों को अपने ही नज़रिए से देखते हैं और अपने विचारों के बारे में ही सोचते हैं। उनके अनुसार बच्चे मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उन बच्चों की भांति
देखते व सोचते, यानी जो बच्चों को दिख रहा है वो बड़े लोग भी देख रहे हैं या बच्चे सोचते, जो हम सोच रहे हैं वही सामने वाला भी सोच रहा है। बच्चों के अनुसार अगर हम खुश हैं तो दूसरे भी खुश हैं। आंख बंद करने पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो सामने हमारे कोई भी हो उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब बच्चे सोचते हैं। शायद दूसरे भी वो काम नहीं कर सकते जो हम नहीं कर सकते। ये बच्चे के अंदर जो ये शालापुर बच्चों में जो ये विचार शक्ति है, इसी विचार शक्ति को बाल वैज्ञानिक पियाजे ने अहम केंद्रिकता का नाम दिया था। अपनी अहम केंद्रिकता के कारण ही बच्चे ये नहीं समझ पाते कि दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति को दूसरे तरीके से भी देख सकता है जो वो देख रहे हैं। उदाहरण के लिए पियाजे थे, उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 4 से 11 वर्ष के बच्चों को चुना और अपने चारों ओर उन्हें ध्यान से देखने को कहा। उन्होंने एक बच्चे को कहा कि भी चारों तरफ आराम से आप देख लो और इसके बाद आप याद रखना कि क्या चीज़ देखी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें कुर्सी पे बिठाया, कुर्सी के ऊपर बिठाया और उसके पीछे डॉल को बिठा दिया और डॉल का मुंह दूसरी साइड कर दिया, दीवार की साइड। इसके बाद बच्चे से पूछा, बताओ आपको सामने क्या दिख रहा है। बच्चे ने कहा मुझे तो खिड़की दिख रही है। मान लीजिए खिड़की से जो कुछ दिख रहा है तो बच्चे ने खिड़की से दिखा दिया, मुझे पहाड़ दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे फूल दिख रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है उसने बता दिया। अब पियाजे ने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है, आपको तो जो दिख रहा है आपने बता दिया, लेकिन आपके पीछे जो डॉल बैठी है चेयर पे उसको क्या दिख रहा होगा, अब जरा ये भी बताइए। तो बच्चा क्या, छोटा अगर बच्चा है तो वो तो शान से कहेगा कि हाँ हाँ मुझे पता है कि उसे क्या दिख रहा है, उसे खिड़की दिख रही है, खिड़की से उसे पेड़ दिख रहा है, फूल दिख रहा है, वो सब जो जो उसे दिख रहा है ना, वो सब चीज़ें वो बोलने लग जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो शायद वो ऐसा ना करे, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो वो सेम वैसा ही करता है। तो उन बच्चों से पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ गुड़िया को भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, खिड़की दिख रही है, पेड़ दिख रहा है। उनका ये उत्तर बच्चों में अहम केंद्रिकता को दर्शाता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो संभव है वह उसका उत्तर बता सकता है। नेक्स्ट है संरक्षण करना। संरक्षण का आशय है यह समझना कि किसी भी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए या उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, जब तक कि उस वस्तु में कुछ मात्रा और उस चीज़ की क्या जोड़ी या घटाई ना जाए। यानी कोई चीज़ है, उसमें वो चीज़ अगर हम किसी भी बर्तन में डाल दें वो चीज़ उतनी ही रहेगी, जब तक कि हम क्या उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं या उसमें से कम नहीं करेंगे तो वो कम ज़्यादा नहीं होगी, किसी भी चीज़ में डाल दें। संरक्षण करने की यह भावना बच्चों में उम्र के साथ साथ विकसित होती है। उदाहरण के लिए पियाजे ने संरक्षण की संकल्पना को दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने बच्चों को मिट्टी के एक एक ठेले दिए और उनको स्वयं उनके जैसा ही ठेला बनाने के लिए कहा। फिर बच्चों से पूछा कि आपने जो ठेला बनाया है और पहले वाला जो ठेला था उसमें क्या समानता है, क्या उसमें मिट्टी बराबर है, क्या उसमें बराबर मिट्टी है, समान मिट्टी है। तो लगभग सभी बच्चों ने कहा हाँ, दोनों में समान मात्रा है मिट्टी की। फिर उन्होंने बच्चों के सामने एक ठेले को जमीन पर पिचका कर समतल कर दिया। फिर बच्चों से पूछा, अब बताओ किसमें ज़्यादा मिट्टी है, क्या इसमें भी इतनी मिट्टी है जितनी दूसरे ठेले में। तो बच्चों को लगा कि समतल ठेले में तो ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ हाँ इसमें तो देखो देखो ये कितना चौड़ा हो गया, तो ये तो ज़्यादा मिट्टी है। तो पियाजे के अनुसार शालापूर्व बच्चों में संरक्षण की भावना योग्यता नहीं होती है, यह अवस्था संक्रमण की अवस्था होती है। अर्थात बच्चे कभी जो ये होता है संरक्षण कर पाते हैं तो कभी संरक्षण नहीं कर पाते, यानी उनके विचार बदलते रहते हैं। 8 से 10 वर्ष के उपरांत संरक्षण करने की योग्यता उभरती है और वे बता सकते हैं कि मिट्टी की मात्रा समान है अथवा कम है या फिर ज़्यादा है। हाल ही में हुए शोध के अनुसार बच्चे उन वस्तुओं का संरक्षण थोड़ा जल्दी कर पाते हैं जिससे वे परिचित होते हैं, क्योंकि उनको उस वस्तु का अनुभव होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कुम्हार का बच्चा है, यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाले परिवार से वो बच्चा बिलोंग करता है, तो उसका तो रोज का काम है मिट्टी से खेलना। क्यों, उनके पेरेंट्स बना रहे होते हैं कि बच्चे वहीं पे खेल रहे होते, तो उनका रोज का काम है मिट्टी से। या हो सकता है छोटे बच्चे हेल्प भी करवा दे, मिट्टी पकड़ाना ये पकड़ाना या वहाँ पे बैठे रहना, कोई भी चीज़ हो। तो वो अगर उनसे मिट्टी की मात्रा पूछी जाएगी ना तो वे बता पाएंगे कि कितनी मिट्टी ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी कम है, कब मिट्टी ज़्यादा है, कब मिट्टी कम है। अतः कहा जा सकता है कि संरक्षण करने की योग्यता एक महत्वपूर्ण योग्यता है जो बच्चों में होती है। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।
बचे हुए प्रश्नों के आंसर भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।